हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं ठीक हूँ। हम बात कर रहे थे डायनेमिक्स की, और डायनेमिक्स में हमने पहला इंडेक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था बेसिक्स ऑफ डायनेमिक्स। और बेसिक्स ऑफ डायनेमिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि मैकेनिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है, इन मोशन का मतलब मीन्स गतिशील अवस्था का मतलब क्या होता है, इन एट रेस्ट मीन्स विराम अवस्था का मतलब क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होती है, पार्टिकल क्या होता है, बॉडी क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको और बताई थी लास्ट लेक्चर में, एक था हमारे पास में काइनेमेटिक्स और एक था काइनेटिक्स। उसके साथ साथ हमने बात की थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ साथ हमने लास्ट टॉपिक बताया था आपको कंपोनेंट। उसी कंपोनेंट में टाइम ज़्यादा हो गया था, मुझे थोड़ा काम था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता के चला गया आपको। एक बार कंपोनेंट को वापस देखते हैं, ठीक है। कंपोनेंट में मैंने आपको लेना बताया था कि अगर आपके पास में एक वेक्टर दिया हुआ है तो उस वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। सपोज आपके पास में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, या इस तरह से इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही ना लो। यहाँ पर आपके पास में क्या है कि कोई भी एक वेक्टर है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। और ये ए वेक्टर जो है इस लाइन से जो है वो कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। समझना, ए आपके पास में वेक्टर है और ये वेक्टर जो है इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल बना रहा है। तो इस ए वेक्टर के या फिर इस ए जो लाइन आपके पास में लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जिस लाइन से वो एंगल बना रहा है उसके अलोंग होगा, और एक इस लाइन की कहां होगा, परपेंडिकुलर। तो जो आपके पास में जिस लाइन से एंगल बना रहा है उस एंगल के अलोंग या उस लाइन के अलोंग जो इसका कंपोनेंट होगा उसको लिखते हैं ए कोस थीटा, ठीक है। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है तो हम क्या करें, इसको इससे क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर डाल दें। ध्यान से समझना, इस पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया और इस पॉइंट को मैंने लिख दिया सपोज बी है, ये ओ है। अब अगर इस ट्राइंगल के अंदर आप देखते हो तो ये ट्राइंगल ओ ए बी एक कैसा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब हो गया एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में अगर मैं ओ से लेकर के ए तक की लेंथ को x मानूं, यही मुझे निकालना है, तो x मुझे निकालना है, ध्यान से देखना। और क्या मुझे पता है इस क्वेश्चन के अंदर, मुझे ये पता है, ओ ए वेक्टर पता है, ठीक है। ओ ए वेक्टर को मैं ए वेक्टर लिख रहा हूं यहाँ पर, ये इसकी ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना। ये एक तरह से ओ ए वेक्टर को मैं ए वेक्टर मान रहा हूं, इसी को पॉइंट लिख दे रहा हूं। तो x अपॉन कितना हो गया, ये सपोज ओ ही, ये ओ ही मान लेता हूं इसके लेंथ। अब ध्यान से देखो, x अपॉन ओ अगर इस ट्राइंगल के अंदर लूंगा तो x क्या बन गया आपके पास में, नीचे ई समकोण त्रिभुज के अंदर x क्या हो गया आपके पास में, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, जिसको आप कर्ण बोलते हो। और आपके पास में ये जो आपके पास में एंगल है, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसको लंब बोलते हो। और जो बचा वो क्या है, आधार, जिसको आप बेस बोलते हो। तो x क्या बन गया आपके पास में, x बन गया बेस आधार, और ओ आपके पास में क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज, जिसको आप कर्ण बोलते हो। तो आपके पास में आधार बटा कर्ण कितना होगा, ये आपके पास में कोस थीटा। तो दिस इंप्लाई, ध्यान से देखो यहाँ पे x की वैल्यू ओ को मैं a लिख दूं तो कितना आ गया, ये कोस थीटा। ये ध्यान दे लो, इस जो वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अगर आपके पास में a आपके पास में कोई वेक्टर दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड आपको पता है, तो इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना होगा, a कोस थीटा। अब ध्यान से देखो, दूसरा कंपोनेंट किस डायरेक्शन में निकालते हैं, हमेशा जिस लाइन से वो एंगल बना रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मींस उस ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका वर्टिकल लाइन है, इससे परपेंडिकुलर एक लाइन में क्या होगा, इसका एक और कंपोनेंट होगा, और वो कंपोनेंट कितना होगा, a sin थीटा, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान से देखो, ये थीटा आपके पास में ये एंगल 90 डिग्री है कंप्लीट, तो एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। अगेन इससे परपेंडिकुलर लाइन के ट्राइंगल आप यूज करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, a cos 90 माइनस थीटा, वो कितना हो जाएगा, a sin थीटा। तो ये था पहला पार्ट कि अगर आपके पास में ए वेक्टर है तो उसके दो आपके पास में कंपोनेंट कितने होंगे, ए कोस थीटा। ए कोस थीटा किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में या जिस लाइन के साथ में वो एंगल बनाता है, और उस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा एंगल होगा, ए sin थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पूरे डायनेमिक्स में जब हम बात करेंगे ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री का मतलब होगा जब पार्टिकल की ज्योमेट्री पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, उस काइनेमेटिक्स में हमें कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे। तो ये तो हुआ पहला तरीका कि अगर वेक्टर दिया हुआ तो कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। दूसरा ये कि अगर मैं आपको कंपोनेंट दे दूं तो वेक्टर कैसे निकालोगे। अब ध्यान से देखो, इसी के अंदर अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर, ये हाइपोटेन्यूज आ गया, ये फाइनली कितना हो गया, ये एक sin थीटा, तो उसके पहले ये भी sin थीटा हो गया। और आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज कितना होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मींस a को मैं कितना लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात है।
यहाँ पे देखो ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे, बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। अब बात ये थी कि अगर आपके पास में ये कंपोनेंट आपको है और ये कंपोनेंट आपको पता चल जाता है तो वो वेक्टर कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ इस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इस कंपोनेंट का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर आपके पास में ये डायरेक्शन में ax आपके पास में है, किसी वेक्टर a का कंपोनेंट x डायरेक्शन में है, किसी वेक्टर a का कंपोनेंट y डायरेक्शन में, और आपको बोल दूं कि वो वेक्टर निकालो, तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग a से, a कितना होगा, अगर इसको देखते हैं तो इस हिसाब से ये हो गया x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट का स्क्वायर। अब जरूरी नहीं है कि मैं अभी ax लिख रहा हूं तो x एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपके पास में इस तरह का भी केस बन सकता है। ध्यान से देखो, ये आपके पास में वेक्टर है, ये लाइन है, ठीक है ना, ये आपके पास में एक वेक्टर हो गया, सपोज ये v हो गया, ये इससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। अब इस डायरेक्शन को मैं अगर मान लो कुछ भी दे दूं, मैं इसको a1 डायरेक्शन दे दूं और इसके परपेंडिकुलर कौन सी होगी, a2 डायरेक्शन होगी, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो गया, va1 इक्वल टू va1 हो गया, और va1 कितना होगा, v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में अगर va2 लिख दूं तो कितना हो जाएगा, v sin थीटा। सिंपल सी बात है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में हो, किसी भी लाइन से आपको देखना है कि आपका वेक्टर किस लाइन से थीटा एंगल बना रहा है। जैसे सपोज ये मेरा वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर जो है, ये रेड वाला जो मार्कर है, इस रेड वाले मार्कर से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये a वेक्टर है और एंगल मैंने थीटा मान लिया, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, a cos थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा, a sin थीटा। इनका रिजल्टेंट कितना होगा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इस डायरेक्शन में कंपोनेंट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट आप ले लोगे। ये तो बात, हिंदी में इसको घटक बोलते हैं, ध्यान रखना। अब ये जो a आया आपके पास में, अगर मैं कंपोनेंट दे दूं x डायरेक्शन में या किसी एक डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसका जो ये जो वेक्टर निकाल रहे हो, इस वेक्टर को बोलते हैं आप लोग रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर मींस परिणामी आपके पास में सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर इसको हम जनरली बोलेंगे। तो ये आपके पास में सिंपल सी चीज थी जो लास्ट टाइम हमने की थी कि कंपोनेंट कैसे लेते। अब ध्यान से देखो, मेरी कुछ चीजें जो डायनेमिक्स की अब स्टार्ट होती है। ये तो था कि कोर्स का इंट्रोडक्शन, कौन सा था कोर्स का इंट्रोडक्शन, की मैकेनिक्स किसको कहते हैं, डायनेमिक्स किसको कहते हैं, स्टैटिक्स क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है, बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी क्या होती है, काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। उसके बाद में हमारे जो कोर्स में बार बार काम आएगा वो एक तो था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने देखा था इंडेक्स के अंदर, हमारे पास में दो टॉपिक थे, पहला तो बेसिक्स ऑफ डायनेमिक्स जो चल रहा है, दूसरा इंडेक्स का टॉपिक था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तीसरा टॉपिक था प्लेन काइनेमेटिक्स। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और प्लेन काइनेमेटिक्स दोनों के अंदर ही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कंपोनेंट काम आता है। ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट आगे काम नहीं आएगा, काइनेटिक्स में भी कंपोनेंट काम आता है, लेकिन इतना नहीं आता जितना काइनेमेटिक्स में आता है, क्योंकि काइनेमेटिक्स जो होता है वो ज्योमेट्रिकल स्टडी होती है। अब बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक अब स्टार्ट होता है डायनेमिक्स के अंदर। जब मैंने आपको कल बताया था कि डायनेमिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है, गति विज्ञान की एक शाखा ऐसी होती है जिसके अंदर हम मूविंग पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, मीन्स गतिशील कण के बारे में बात करते हैं। अब मूव कर रहा है, चल रहा है, तो मोशन का मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि कोई पार्टिकल मूविंग पार्टिकल कब कहलाता है, कोई पार्टिकल रेस्ट पे कब कहलाता है, विराम अवस्था में कब होगा, वो गतिशील कब होगा, जब वो अपनी आसपास की चीजों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, ठीक है, अपनी पोजीशन में चेंजेस कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडेड ऑब्जेक्ट्स। तो वो क्या होता था हमारे पास में, उसी को बोलते थे हम लोग कि ये मोशन के अंदर है। अब हमारी डायनेमिक्स की बात करें, इसका मतलब पार्टिकल चल रहा है मूविंग पोजीशन में। मूविंग पोजीशन का मतलब वो अपनी स्थिति को चेंज कर रहा है। अब चेंज कर रहा है तो यहां पर कल मैंने आपको एक और चीज बताई थी इन मोशन में, जब लिखवाया था कि इफ ए पार्टिकल चेंजेस इट्स क्या पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडेड ऑब्जेक्ट्स, तो मैंने आपके स्लेश लगा के लिखवाया था कि हम डायनेमिक्स में उस सराउंडेड ऑब्जेक्ट्स को क्या लेते हैं, टाइम। मीन अगर कोई पार्टिकल समय के सापेक्ष टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को बदल रहा है, तो वो किस अवस्था में होता है, गतिशील अवस्था में होता है। वही हम कहते हैं कि दिस पार्टिकल इज इन मोशन। अब समझिएगा कि हमारा तो डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब पार्टिकल को मूव तो करवाना ही पड़ेगा, और पार्टिकल को मूव करवाना पड़ेगा तो बार बार एक वर्ड आएगा जिसको बोलते हैं टाइम। तो पहली चीज समझते हैं कि टाइम ही क्या होता है, इस टाइम की डेफिनेशन ही क्या होती है। हाँ, टाइम के अलग अलग लोग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, लेकिन हम डायनेमिक्स और हमारी स्टडी के पर्पज से टाइम क्या होता है, आप सबको पता है कि टाइम क्या होता है, एक मेजरमेंट होता है। लेकिन किस चीज का मेजरमेंट, अब देखो कोई पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रहा है तो हर बार अपनी स्थिति में चेंज कर रहा है, बदल रहा है, अपनी पोजीशंस को बदल रहा है, तो क्या हो रहा है,
स्थिति को बदलना क्या हो गया, एक तरह की घटना हो गई। तो पहले यहाँ से यहाँ गया, एक इवेंट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, अगला इवेंट हो गया, अगला इवेंट हो गया, अगला इवेंट हो गया, और भी बहुत सारी चीजें। तो हमारे पास में क्या होता है कि इवेंट्स होते जाते हैं, तो उन इवेंट्स का बदलना, उन इवेंट्स के जो बदलने का क्रम है, चेंज होने का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर का जो मेजरमेंट जिस यूनिट से करते हैं उसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, टाइम। तो टाइम की सिंपल सी डेफिनेशन, टाइम इज द मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट। जो इवेंट्स आपके पास में बदल रही है उसको कैसे मेजर करें। जैसे एक डैम में पानी भरा हुआ है, ठीक है, डैम में पानी यहाँ तक भरा हुआ, सपोज ये डैम है, इसकी वॉल है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, पानी यहाँ तक कम हो जाता है, फिर यहाँ तक कम हो जाता है। अब इसको कैसे मेजर करें कि कितनी देर में कम हुआ, तो ये कितनी देर में कम हुआ, ये जो मेजरमेंट हुआ, इस मेजरमेंट को हम बोलेंगे टाइम। तो टाइम भी एक तरह का क्या होता है, मेजरमेंट। अब इवेंट क्या हो गया, पानी का घटना, पहले इतना घटा, फिर इतना घटा, फिर पता चला इतना घट गया। तो ये जो घटने का क्रम है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। तो टाइम की सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये एक तरह का क्या होगा, मेजर होगा। हाँ, किसको मेजर करेंगे हम लोग, इट इज द मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। जो भी आपके पास में इवेंट्स है वो घट रही है, उनका जो सिलसिला है, उनका मेजरमेंट ही क्या होता है, टाइम। अब अपन पूरी डायनेमिक्स में, क्योंकि वो इन मोशन में होगा पार्टिकल, तो हम जब पार्टिकल की बात करेंगे तो जब उसकी पोजीशन में चेंज होगा तो हम किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, हम टाइम को यहाँ पे जो जनरली डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, स्मॉल टी से। तो स्मॉल टी फॉर टाइम हम लेंगे, जहां जहां आपको स्मॉल टी नजर आ जाता है वहां पे आपको समझ जाना ये क्या है, टाइम। तो हमारे डायनेमिक्स का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा हो गया, टाइम। टाइम वो मेजर होता है, वो मेजरमेंट होता है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि ये पार्टिकल जो है कितना बदल रहा है, ठीक है। कई बार हम इसको आगे चल के बात करेंगे, हम लोग अभी रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे, हम वहां तक चलेंगे। रेट ऑफ चेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ चेंज इंपॉर्टेंट नहीं, उसका साइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायनेमिक्स में प्लस और माइनस साइन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है उसको भी मैं समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये टाइम समझ में आना चाहिए। टाइम एक तरह का मेजरमेंट है, किसका, हमारी इवेंट्स जो घट रही है, जो सक्सेशन ऑफ इवेंट्स है। अब दो वर्ड और आते हैं जहां से हमारी डायनेमिक्स स्टार्ट होती है। आपके दिमाग में कई बार विचार आता होगा कि डिस्टेंस मीन्स दूरी, डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन, ये दोनों क्या चीज है। क्योंकि आगे हमारी जो पूरी डायनेमिक्स में जो दो तीन वर्ड आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास में आता है वेलोसिटी, जिसको वेग बोलते हो। एक शब्द काम आता है त्वरण, जिसको आप एक्सेलरेशन बोलते हो। और एक होता है बल, जिसको फोर्स बोलते हो। फोर्स सबको पता है कि मास इंटू कितना होता है, एक्सेलरेशन होता है, द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण होता है। तो यहां पर हम समझते हैं कि ये वेग क्या होता है, लेकिन वेग से पहले आपने जनरली पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, या सुना होगा चाल, या जिसको बोलते हैं स्पीड। उसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा विस्थापन और एक होता है दूरी। इन दोनों के मध्य हम क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो पहला जो वर्ड है हमारे पास में वो वर्ड है डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि इस डिस्टेंस से क्या आती है, स्पीड आती है। दूसरा वर्ड जो आप पढ़ते हो वो होता है आपके पास में, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। ध्यान से समझना, दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, और इसको आप बोलते हो दूरी, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस पता करते हैं, क्योंकि इन दोनों में जब डिफरेंस पता चलेगा तभी हमें स्पीड में और वेलोसिटी में डिफरेंस पता चलेगा। हम पूरी डायनेमिक्स में केवल वेलोसिटी की बात करेंगे, यहां पर हमारे कोर्स में जो है हम स्पीड की बात नहीं करेंगे। उसी प्रकार से हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, हम डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे। लेकिन समझना होगा कि डिस्टेंस क्या है क्या नहीं है। सिंपल सा आप इस तरह से समझिएगा, क्यों हम ये दोनों वर्ड्स कब यूज में लेते हैं, डायनेमिक्स में यूज में लेते हैं, क्योंकि डायनेमिक्स में पार्टिकल इन मोशन होता है, गतिशील अवस्था में होता है। मीन्स समय के सापेक्ष, अब मैं समय बोलूंगा, ऑब्जेक्ट्स नहीं बोलूंगा, सराउंडेड ऑब्जेक्ट्स, समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलता है। मेरा एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल इस ए पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट करता है, वो चल रहा है। मैंने कल भी बताया था कि डायनेमिक्स में जब वो मूव कर रहा है तो उस पर बहुत सारी फोर्सेस लगते हैं। हमें अभी मतलब नहीं है उन फोर्सेस से कि उनका इफेक्ट क्या होगा, हम उनके इफेक्ट नहीं पढ़ रहे, हम उसका ज्योमेट्रिकल स्टडी कर रहे हैं। मीन्स काइनेमेटिक्स की बात करें, ये पॉइंट ए से अपना मोशन स्टार्ट करता है, अपनी गति प्रारंभ करता है, और मान लेते हैं कुछ इस तरह से पार्टिकल रेंगता यहां तक पहुंच जाता है। और इसको मैं इस तरह से ले लेता हूं, ज्यादा बेटर लगता है। देखो कितना घूम फिर के वहां चला गया। या फिर इस तरह से बात करें कि ये एक सिटी है, जयपुर है, और ये एक दूसरी सिटी ले लेते हैं, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, टोंक। यहां से यहां तक मैं इस रूट से गया। अब ऐसा तो नहीं कि एकदम सीधा रूट हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जरूरी नहीं कि ऐसे ही जाए, वो ऐसे भी जा सकता है।
ठीक है, एकदम सीधा भी जा सकता है, लेकिन वो सीधा जाने में क्या फर्क पड़ेगा उस चीज को हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आपका पार्टिकल इस ए से स्टार्ट होता है और बी तक पहुंचता है। अब देखो हम टाइम की बात कर चुके हैं ऑलरेडी। यहां से जब मेरा पार्टिकल स्टार्ट हुआ यहां तक गया तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। मान लेते हैं इसको कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। अब टी का मेजरमेंट मैंने कहां से किया, टी कहां से लगा उसको यहां से यहां जाने में, ध्यान से समझना, इस ए पॉइंट से। तो जिस पॉइंट से हमारा मोशन स्टार्ट होता है, हमारा पार्टिकल अपनी गति को प्रारंभ करता है, वहां पर टाइम हमेशा कितना लेते हैं, 0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज डायनेमिक्स की, जहां से हमारा पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है, अपनी गति को प्रारंभ करता है, उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर टाइम, समय कितना लेते हैं, 0। अब अगर मैंने यहां से 0 ले लिया, अब पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब ये टाइम बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। ऐसा हो सकता है कि भाई जा रहा है तो टाइम बढ़ेगा ही। और मान लेते हैं कुछ समय के बाद मेरा पार्टिकल कहां पहुंच गया, टी पॉइंट पे पहुंच गया। आप समझिए, ये चीज तो हुई पहला कि जहां से पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है, वो जो मोशन है वो उसको क्या लेते हैं हम लोग, t = 0। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जहां से पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इनिशियल पॉइंट। ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु, और जहां तक उसको जाना, जैसे यहाँ पे जाके वो रुक गया, ठीक है, रुक गया, इसको बोलेंगे हम टर्मिनल पॉइंट, या इसको बोलेंगे एंड पॉइंट, या फिर जो भी बोल सकते हो, इसको बोलते हैं अंतिम बिंदु। बी हमारा टर्मिनल पॉइंट है, ए हमारा इनिशियल पॉइंट है। इसका मतलब आपको रिमार्क करके लिख लेना है, एट इनिशियल पॉइंट टाइम इज टेकन एज 0। समय को हमेशा कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। तो जहां से पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है वहां पे टाइम हमेशा कितना होता है, 0। अब अगर उसने चलना स्टार्ट कर दिया तो टाइम बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। मींस टाइम हमेशा क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ चेंज में काम आएगा, परिवर्तन की दर में इसको भी हम काम में लेंगे। अब ध्यान से देखो, यहां से पार्टिकल चला, हमारा मेन पॉइंट जो था वो था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझना, कि इन दोनों वर्ड्स के मध्य क्या डिफरेंस है, कैसे हम डिफरेंशिएट करें। अब ध्यान से देखो, यहां से पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है, तो ध्यान से सुनना कि यहां से गया तो जाएगा तो ग्राउंड पे, जैसे मेरा ये जो है बोर्ड है, इस बोर्ड पे चल रहा है, तो बोर्ड को मैं ग्राउंड मान लो, ये सरफेस मान लो। इस सरफेस पे वो जितना चला, ध्यान से सुनना मैं जो वर्ड बोल रहा हूं, जितना चला या जितना उसने दूरी कवर की, या जो ये कंप्लीट लेंथ है, तीनों चारों वर्ड एक ही है, ध्यान से समझना, कि ए से बी तक गया तो इस सरफेस पर जितना स्पेस उसने कवर किया, कवर कहां से कहां किया, यहां से लेकर के यहां, ये सब कवर किया उसने सरफेस पे, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पहला वर्ड कि कितना कवर किया, ये क्या होगी, डिस्टेंस हो गई। कितना कवर किया, हाउ मच इट कवर, जो भी हो गया वो क्या हो गया आपके पास में, डिस्टेंस हो गई। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, जब वो ए से बी तक गया तो उसकी कंप्लीट लेंथ कितनी होगी, ये तो सारी कंप्लीट लेंथ होगी, यही वाली कंप्लीट लेंथ होगी, ये भी क्या होती है, डिस्टेंस। तो पहला जो वर्ड आ गया कि उसने सरफेस पे कितना कवर किया, पहला तो ये हो गया, हाउ मच कवर्स, तो इतना कवर कर लिया। दूसरे वे में बोले कि ये जो हो गए दो पॉइंट्स के बीच में क्या हो गई, कंप्लीट लेंथ, इसको भी हम क्या बोल देंगे, बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स कौन से, एक इनिशियल पॉइंट और एक एंड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना कवर किया, ये भी क्या हो गई, हमारी डिस्टेंस हो गई। या तीसरा बोल करें कि उसने कितना ट्रेवल किया, इतना ना, तो कितना उसने सरफेस ट्रेवल किया, इतना सरफेस ट्रेवल किया, वो भी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो डिस्टेंस क्या हो गया कि दो पॉइंट्स के बीच में उस पार्टिकल ने कितना, उस सरफेस का कितना पार्ट कवर किया, ये चीज समझ में आ गई। और इसको जनरली हम डी से डिनोट कर देते हैं, तो ये हमारे यहां से यहां तक की जो कंप्लीट लेंथ है ये क्या हो गई, ये टी हो गई। अब ध्यान से देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, जब वो यहां से यहां जा रहा है ना, तो क्या उसकी कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं। जब इधर से मूव किया उसकी डायरेक्शन ही हो गई, जब यहाँ आया उसकी डायरेक्शन ही हो गई, ये डायरेक्शन ही हो गई, यहाँ पे इतनी हो गई, यहाँ इतनी हो गई, यहाँ पर इतनी डायरेक्शन हो गई, ये इस डायरेक्शन में हो गया। इसका मतलब जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो बिना डायरेक्शन के मूव कर रहा है। ध्यान से समझना, बिना डायरेक्शन के मूव कर रहा है। और आपको पता है अब डायरेक्शन पे बिना डायरेक्शन के मूव कर रहा है, लेकिन मूव तो कर रहा है, चल तो रहा है। कितना चला ये तो पता चल गया, अब कितना चला ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं है। और आपने पढ़ा होगा वेक्टर अलजेब्रा के अंदर कि अगर कोई वेक्टर ऐसा हो
जिसका मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी। अदिश मीन्स उसकी दिशा तो हो लेकिन उसका मापांक नहीं हो। तो इस केस में हम बात करें कि अगर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है बट इट हैज मैग्नीट्यूड, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी। तो ध्यान देना, डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। दो बिंदुओं के मध्य कितनी दूरी उसने तय की वही उसकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है या दूरी होती है। इस तरह से दूरी का क्या करते हैं हम लोग, मेजरमेंट करते हैं। अब ध्यान से समझिए। अब इसी पॉइंट्स की बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस की। डिस्टेंस में हम कैसे बोलें, जैसे मैं यहां से लेकर के टॉप तक गया तो मैं कितनी दूर गया, ठीक है, कितनी दूरी मैंने तय की वो एक अलग चीज है। अब मैं आपसे पूछूं कि कितना दूर हूं, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितना दूर है, जब ये बताना हो कितनी डिस्टेंस पे है ये बताना हो, आप ध्यान से समझना। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्टेंस ऐसे भी मेजर कर सकता हूँ। कितना दूर है, मैं कहूँ ए बी से कितना दूर है, तो आपने कुछ बोला नहीं तो मैं कहूंगा कि इसको मैं मेजर करूँ तो कहा कि 5 किलोमीटर है। लेकिन मैं कहूँ कि ए और बी के बीच में मिनिमम दूरी, जिसको बोलेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस, हम बात करें कि कितना मिनिमम है, ठीक है, तो कितना होगा मिनिमम। ऑफ कोर्स जब आपको मिनिमम के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे कि यहां से यहां तक अब इसको मेजर कर लोगे और सपोज मान लिया कितना आ गया 2 किलोमीटर। इसका मतलब अलोंग द मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमल क्वांटिटी के अलोंग बात करें कि कितना दूर है, हाउ फार, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितना दूर है, अगर ये बताना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, दो पॉइंट्स के बीच में दूरी, ये वाला मिनिमल डिस्टेंस, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। तो इसमें हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हाउ फार, कितनी दूर है, ये इससे कितनी दूर है आप बता दो कि कितनी दूर है, 2 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। अब ध्यान से देखो, जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से यहां एक फिक्स डायरेक्शन होगी, इसको अगर यहां से यहां इस लाइन के लॉन्ग चलना है तो एक ही डायरेक्शन में चलेगा। इसका मतलब इसका क्या होगा, एक डायरेक्शन भी होगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक दिशा भी होगी। और अगर किसी वेक्टर के अंदर उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो मैंने बताया 2 किलोमीटर चलना है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन होती है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग वेक्टर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास में, ध्यान से समझना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का आपके वेक्टर क्वांटिटी है, दो पॉइंट्स के बीच में मिनिमल डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस का यूज करो, दो पॉइंट्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है। अब ध्यान से देखो और इसके बारे में समझते हैं। जैसे यहां से अपना पार्टिकल गया था, इस तरह से इस पॉइंट पे गया था, ए से लेकर के बी तक, तो ये जितना उसने ट्रेवल किया वो सब तो क्या था, डिस्टेंस। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो मिनिमम था ये क्या था, उसका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अब ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों को देखते हो, डिस्टेंस को देखते हो, तो डिस्टेंस जो है जहां जहां वो गया, आपको पता है कि अगर कोई कण जो है वो पार्टिकल अगर चल रहा है तो किसी न किसी पाथ का निर्माण करेगा, किसी न किसी पथ का निर्माण करेगा, और ये जो पथ है उसी के अलोंग तो मैं क्या ले रहा हूं, डिस्टेंस ले रहा हूं। इसका मतलब किसी पार्टिकल की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, उस पार्टिकल के पाथ पे डिपेंड करती है। जिस पथ पे वो चला, जिस सरफेस पे वो चल के गया, उस सरफेस पे डिपेंड करती है। और डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, विस्थापन, उसको इससे मतलब नहीं है, उसको किससे मतलब है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। जैसे अगर मान लो ये पॉइंट यहां होता, मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट निकालो, आप क्या करोगे, जस्ट लाइन ही तो ड्रॉ करोगे। यहां चला गया पार्टिकल तो ये लाइन ड्रॉ कर दिया। तो आपको जब डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उसके पथ पे निर्भर नहीं करता है। तो डिस्टेंस में एक पॉइंट क्या हो गया आपके पास में, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन आपके पास में जो है आपके पास में पाथ, ठीक है, जो भी पथ का निर्माण चल रहा है, जिस पे वो चल रहा है। लेकिन अगर बात करें इसकी डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन की, तो डिपेंड्स किस पे, अपॉन 2 पॉइंट्स, ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य डिपेंड करता है। केवल इस पॉइंट और इस पॉइंट पे डिपेंड कर, उसको इस पाथ से कोई लेना देना नहीं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है जो किसमें है, डिस्टेंस के अंदर और डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से समझना, जब भी आपके पास में एक और बेसिक सा डिफरेंस जो आपको पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक लाइन के लॉन्ग होता है या एक एरो के लॉन्ग होता है। क्या करूं मैं इसको इस तरह से बना दूं, ये ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये जो तीर का निशान होता है ना, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट, और ये जो है इसको इनिशियल पॉइंट, इसी को बोलते हैं आप रे, किरण जिसको बोलते हो। तो ये एक तरह का क्या है, रे।
इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक रे होता है। हमेशा ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक रे होता है। रे की जगह बोलते हैं हमेशा एक वेक्टर होता है। इस तरह से भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। या फिर हम बात करें कि एक तरह का लाइन सेगमेंट होता है ना, ये लाइन का ही तो एक पार्ट है। तो डिस्टेंस को हमेशा एक एरो से डिनोट किया जाता है। ये एरो हुआ किसको, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक एरो होता है, लेकिन आपका डिस्टेंस जो है वो हमेशा एरो हो ये जरूरी नहीं। जैसे मैंने केस देखा, इसमें अभी क्या हो गया आपके पास में, डिस्टेंस ये हो गई, तो एरो तो नहीं है। एरो भी हो सकती है, इट मे हैव सम डायरेक्शन। मैंने कहा कि ए से बी तक चलना है, आपने कहा नहीं मैं तो ऐसे चलूंगा, तो ये लो, ये क्या हो गया, एरो। तो अब इस केस में ए से बी तक अगर आप केवल इसके अलोंग चले तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या, सॉरी, एरो भी हो सकती है या फिर कोई कर्व भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन की बात करें, तो ये हमेशा क्या होगा आपके पास में, एरो ही होगा, हमेशा एक रे ही होगी। तो ये इतना बेसिक सा डिफरेंस। अब ध्यान से देखना, मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना। जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो आप क्या करोगे, उसकी उस पॉइंट से उस पॉइंट तक एक कंप्लीट लेंथ निकालोगे। अभी एक एग्जांपल लेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। और जब डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन निकालना है तो आपको इस पाथ से मतलब नहीं होगा, इन दोनों पॉइंट से मतलब होगा। उन दोनों पॉइंट्स के बीच की आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, मींस एक लाइन के लॉन्ग डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, या दूसरे शब्दों में कहें मिनिमल डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी क्या होगी। और आपको पता है न्यूनतम दूरी क्या होगी, एक लाइन के लॉन्ग होती है, ठीक है। ये था हमारे पास में किस किस के बीच में डिफरेंस, डिस्टेंस जिसको आप दूरी बोलते हो, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो अगला टॉपिक आएगा उससे पहले हम क्वेश्चन करेंगे इसको समझने के लिए। जैसे मेरा पार्टिकल जो था वो यहां से चला और इस पॉइंट पे आना है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ये उसका एंड पॉइंट है। और सपोज वो ऐसे घूम के यहां तक आ गया, जैसे मैंने बोर्ड पे डायग्राम बनाया, तो ये तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। अब वो जब अपना मोशन कर रहा है, गतिशील अवस्था में है, तो अपनी पोजीशन को चेंज करा। पहले वो यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। तो वो अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को बदल रहा है। तो बदलता किसके सापेक्ष से, कल देखा था हमने, या तो समय के सापेक्ष, और हम अभी तो समय ही लेंगे। तो इसका मतलब ये पार्टिकल अपनी स्थिति को समय के सापेक्ष बदल रहा है। इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और जब ये बदल रहा है तो इसके बदलने की जो दर होती है, उस दर के बारे में बात करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। तो फिलहाल ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। हमारे काम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब अगर हमारा पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो एक लाइन के लॉन्ग उसके जो डिस्टेंस है केवल हम मेजर करेंगे। इसका मतलब पूरे डायनेमिक्स में जब बात कर रहे हैं तो एक लाइन के लॉन्ग मोशन की हम बात करेंगे, ठीक है। और भी कई सारे मोशन है, लेकिन लाइन के लॉन्ग ज्यादातर हम पढ़ेंगे, इसको रेक्टिलिनियर मोशन वगैरह भी कहते हैं। प्लेन के अंदर भी हमारा चलेगा, लेकिन हम क्या कैलकुलेट करेंगे, केवल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट से क्या आता है, वेलोसिटी। अब एक क्वेश्चन समझते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे डिस्टेंस निकालते हैं और कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। क्वेश्चन ये है, कंसीडर, आपके पास में है, द फॉलोइंग सर्कल ऑफ रेडियस ए। ध्यान से समझ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ए त्रिज्या का कोई भी आपके पास में एक सर्कल दिया हुआ है, आपको कंसीडर करना, मीन्स नीचे दिया हुआ, मैंने बनाया नहीं अभी तक। ए त्रिज्या का आपके पास में कोई भी सर्कल या मीन्स एक वृत्त दिया हुआ है, ये ए त्रिज्या का वृत्त है, ठीक है। और मैं डायग्राम आपको बना के दे रहा हूं, ध्यान देना। ये उसका सेंटर सी में मान लेता हूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है मेरे पास में बी है, ये पॉइंट मेरे पास में ए सी मैंने ले लिया। इसको आप सी की जगह इसको ओ ले लो, बेटर रहेगा। इसको मैं इस तरह से ऑर्डर में लिख देता हूं, ये ठीक है। ये आपको सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल को आपको कंसीडर करना है, मानना है कि ये डायग्राम आपको दिया हुआ है एग्जाम के अंदर। आगे क्या बोला गया उसको ध्यान से समझना, और आपको क्या कैलकुलेट करना है वो भी ध्यान से समझना। क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है आपके पास में, ए है, ठीक है। मींस ये जो आपके पार्ट में ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी आपके पास में ए है, और ये भी आपके पास में क्या है, ए है। जिसे समझ में आ गई। अब देखो,
आगे बोला गया कि इफ, यदि आपके पास में अ पार्टिकल, एक कण है, मैंने कहा कि हम डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल की बात करें, तो इफ ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन, आपके पास में वो अपनी गति प्रारंभ करता है किस पॉइंट से, फ्रॉम ए, ध्यान से समझना, आपका पार्टिकल जो है वो इस ए बिंदु से अपनी गति प्रारंभ करता है, लेकिन चलता कहां पे है, अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपके पास में एक पार्टिकल है, ए से अपनी मोशन स्टार्ट करता है, लेकिन चलता है किसके अलोंग, अलोंग द सर्कमफेरेंस, मींस उसके परिधि के अलोंग चलता है। मींस कैसे चलेगा, यहां से यहां से यहां से इस तरह से चलेगा, इस तरह से इस तरह से इस तरह से चल के वापस कहां जाता है, ए पर आ जाता है। ठीक है, देन अब चल रहा है, उसने कुछ नहीं बोला गया, देन फाइंड, अब आपको क्या निकालना है, देन दो वर्ड्स हमने सीखे भी, एक तो कैलकुलेट करना आपको फाइंड द डिस्टेंस, दूसरा आपके पास में आपको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। मींस आपको दूरी और विस्थापन दोनों निकालने हैं। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको निकालना है, ध्यान से देखो। एक पॉइंट आपके पास में ए क्या, पहले आप बी ले लो, मतलब बी पे चलता है, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर ए पे। इसका मतलब मैंने इस तरह से लिखा कि पार्टिकल ए से बी पर गया, तो बी पर जब पहुंच गया तो ए से उसके डिस्टेंस कितनी, ध्यान से देखो, मैंने बोला नहीं है कि कहां से, लेकिन आपको समझ जाना है क्योंकि पार्टिकल कहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है, ए से। तो ए से जब बी पर पहुंचा तो उसके डिस्टेंस कितनी है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। बी से जब सी पे आया तो फिर वापस ए से उसकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। ए से जब वो डी पर आ गया तो उसके डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। और वापस जब ए पर आ गया तो ए से ए तक वापस आने में उसका डिस्टेंस कितना है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन कितना है, दूरी कितनी है, ये दोनों आपको कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन, आपको इस डायग्राम को देखना है। आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास में ये सर्कल है, ध्यान से देखना, ये सर्कल आपके पास में है और जिसके रेडियस में अगर आपको दे दूं, उस रेडियस का सर्कमफ्रेंस निकालने का तरीका क्या होता है। जब रेडियस होता है तो आप सबको पता है 2 पाई ए होता है, जहां ए उसकी रेडियस होती है। तो लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस या इसका जो पेरीमीटर होता है सर्कल का, पेरीमीटर का मतलब ये इसकी जो लंबाई होती है वो टोटल कितनी होगी आपके पास में, 2 पाई आर होती है, जहां आर रेडियस होती है, और रेडियस कितनी दे रखी है आपको, ए। तो मैं इसको सिंपल सा लिख दूं, जो सर्कमफ्रेंस आपके पास में होगी सर्कल की, वो कितनी होगी आपके पास में, टोटल 2 पाई ए, है ना, ध्यान से समझना। मतलब ये पूरी यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये वाला पार्ट, ये कितना है, 2 पाई है। आपका पार्टिकल कहां से कहां चलता है, अब बात करते हैं किस किस पॉइंट्स की। सबसे पहले बात करते हैं बी पॉइंट की। बी पॉइंट पर पहुंच गए, यहां से अपने पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया, जहां मोशन स्टार्ट करता है वहां पे टाइम कितना लेते हैं, 0, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। बी पॉइंट पर वो मान लेते हैं t1 टाइम के अंदर पहुंच गया। तो आपको जब बी पॉइंट पे पहुंचा तो ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस वह सरफेस पे वह पार्ट होता है जिस पार्ट पे वो पार्टिकल होके गुजरता है, या ए से लेकर के बी तक जहां जहां उसने जितना ट्रेवल किया। अब वो ट्रेवल कहां से कहां कर रहा है, यहां से लेकर के यहां तक, इस पाथ के लोग जा रहा है। मैंने बताया किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। ये जो पार्ट हो गया यहां से यहां तक, ये क्या हो गया, उसके डिस्टेंस हो गए, कर्व के लोग। अब ध्यान से देखो ये टोटल कितना है, 2 पाई आर, क्योंकि इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई आर। तो 8B पॉइंट पे मैं डिस्टेंस जो है उसको D से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो डिस्टेंस B पॉइंट की बात करें तो ये टोटल जो उसकी सर्कमफ्रेंस है उसका कौन सा पार्ट है, 1/4। देखो इस सर्कल को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये 3 और ये 4। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, उस पूरे सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उस सर्कमफ्रेंस का 1/4 पार्ट। तो कितना आ गया आंसर, πa/2। तो डिस्टेंस तो कितनी होगी, πa/2, सिंपल सा था। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट को मैं डिनोट कर रहा हूं एस से, लेकिन किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। अब ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन मैंने क्या बताया था, जिस पाथ पर वो पार्टिकल चल रहा है उसको उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब जब मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं तो मुझे इससे तो कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ लेना देना है तो उन 2 पॉइंट्स के बीच में, एक जहां से उसने मोशन स्टार्ट किया और दूसरा जहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मतलब आपको मतलब है सिर्फ इस पॉइंट से और सिर्फ इस पॉइंट से। और डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच की मिनिमल डिस्टेंस होती है, या फिर हम बात करें कि ये कितना दूर है इससे,
या फिर बात करें कि दो पॉइंट्स के बीच एक लाइन के अलोंग जो डिस्टेंस होगी, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब इस लाइन की जो लेंथ होगी वही क्या हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखो, ये आपके पास में यहां से यहां तक कितना है, ए, उसकी रेडियस है, ये ए भी रेडियस है, और ये क्या दिया हुआ है आपके पास में, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, जिसको आप कर्ण बोलते हो, और कर्ण की लंबाई कितनी होती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मींस बेस स्क्वायर प्लस आपके पास में कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, उसका रूट लोगे तो कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2a। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपका पार्टिकल जो है वो बी से स्टार्ट होता है, कहां पहुंच जाता है, सी पॉइंट पर पहुंच जाता है, और जैसे ही सी पॉइंट पर पहुंचता है तो सी पॉइंट पर पहुंचने में सपोज मान लेते हैं उसको कितना टाइम लगा, t2 टाइम लगा। t2 टाइम में आपका पार्टिकल सी पॉइंट पर पहुंच जाता है। सी पॉइंट पर जब t2 समय में पहुंचा तो आपको अगेन क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को किससे डिनोट किया मैंने, डी से। ध्यान से देखिए, डिस्टेंस क्या बताया था, जिस पाथ पे वो चल के आया उसकी कंप्लीट लेंथ, मींस यहां से यहां तक। तो अगेन कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये टोटल कितना था उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई ए, तो यहां से यहां तक कितना होगा उसका हाफ, तो कितना हो गया 2 पाई ए बाई 2, तो कितना हो गया पाई ए। तो डिस्टेंस तो कितनी आ गई आपके पास में, 2 पाई ए। बात करते हैं उसके डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की। विस्थापन उसके पथ पे या उसके पाथ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, केवल डिपेंड करता है उनके दो पॉइंट्स पे, जहां से उसने मोशन स्टार्ट किया और जहां जाके वो रुकेगा। मींस किस पे, ए से सी पे, और ए से सी के बीच में जो एक लाइन के अलोंग डिस्टेंस होगी वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, मींस ये वाला पार्ट। अब ध्यान से देखो, यहां से यहां कितना ए, यहां से यहां कितना ए, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2a, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2a। अब सिंपल से आगे इसी तरह से निकाल लो। इस पॉइंट पे जाओगे तो इस पॉइंट पे जाओगे तो यहां से ये और प्लस ये, मतलब इसका कौन सा पार्ट हो गया, 3/4, तो इसका कितना ले लेना, 3/4। रही बात किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगेन कितनी आ जाएगी, ये a है, ये a है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2a। तो इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया, इस पूरे सर्कमफ्रेंस का कितना है, 1 2 3 पार्ट, तो 3/4 पार्ट। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डायरेक्टेड डिस्टेंस, एक लाइन के लॉन्ग डिस्टेंस, ये है, जैसे यहां निकाली थी, कितना के रूट है, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से इंपॉर्टेंट है कि जब पार्टिकल आपका वापस ए पर आ जाता है, ध्यान समझना, यहां से पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया, चला इस तरह से जाके वापस इतना आ गया, तो कितना चल के आया वापस, जितना इस सर्कल की सरकमफ्रेंस परिधि है, और इस परिधि की लंबाई कितनी है, 2 पाई ए। तो एक ए पॉइंट पर अगर हम डी ए की बात करें तो वो तो कितना हो गया, 2 पाई ए हो गया। लेकिन अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखो, विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। कौन सी दूरी, जो एक लाइन के लॉन्ग हो। अब ए से चला वापस ए पे आ गया, तो बताओ ए और ए के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। मैं कहूं कि दो पॉइंट्स अगर आपके पास में सेम है, या एक पॉइंट के उसी से डिस्टेंस, उसी से जो आपके पास में मिनिमल डिस्टेंस है वो कितनी होगी, तो मिनिमल डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास में, ऑफ कोर्स 0। इसकी इसी पॉइंट से आपको मिनिमल डिस्टेंस है, लाइन का लॉन्ग डिस्टेंस निकालने तो कितनी आएगी, 0। तो एस ए जो आ गया, मीन डिस्प्लेसमेंट जो आ गया, वो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कितना आ गया आपके पास में, 0। तो ये था आपके पास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। समय की हमने बात कर ली, कंपोनेंट्स की हमने बात कर ली, दूरी की हमने बात कर ली, विस्थापन की हमने बात कर ली। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको एक बताया है कि ये दूरी, जैसे यहां से यहां ये पार्टिकल चला, तो इस दूरी में टाइम कितना लगा उसको, t1। तो t1 टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ए से लेकर के बी तक, इतनी आ गई। तो कुछ तो उसने पोजीशन में चेंजेस किया, ये कितना चेंज हुआ उसको निकालना है। इसको चेंज होने की जो दर है, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, वो कितनी है। जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में टाइम के अकॉर्डिंग कितना चेंज हुआ, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हुआ, जो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है, जो इस विस्थापन में यहां से यहां तक t1 टाइम के अंदर जो चेंजेस आया, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी, वेग। दूरी के अंदर जो समय के सापेक्ष चेंज आया, डिस्टेंस के अंदर जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज आया, जिसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। अब देखो, जब मैं रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली पूरे डायनेमिक्स में हम जिस बेस पे हम चीजों को बदल रहे हैं, मैंने बताया था डेफिनेशन में, वो सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, टाइम। तो बार बार हम लिखेंगे नहीं विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
अगर कहीं स्पेसिफाई किया होगा तो वो बात अलग है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि यहां से ए से लेकर के बी तक जब मेरा पार्टिकल गया तो उसकी डिस्टेंस में इस t1 टाइम में इतना चेंज आया, तो कितना चेंज आया इसको निकालेंगे। तो डिस्टेंस में रेट ऑफ चेंज या परिवर्तन की दर को बोलते हैं चाल, जिसको स्पीड बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो अगले टॉपिक में अपन बात करेंगे रेट ऑफ चेंज। अब कई बार क्या होता है, रेट ऑफ चेंज जो होता है वो आपके पास में पॉजिटिव होता है, कई बार रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेते हैं इसको भी हम देखेंगे। फिलहाल एक इसका थोड़ा ओवरव्यू देख लो। अगर मैं ये बात करूं कि मेरा पॉइंट ए पार्टिकल है, वो ए पार्टिकल ए से गया, कहां तक गया, बी तक गया, ध्यान से समझना, और वो ए से बी तक इस लाइन के लॉन्ग चला, फिलहाल आप लाइन मान लो, है ना, ए से बी तक जा रहा है। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं इधर से, ध्यान से समझो। कहां से कहां जा रहा है, दो मोशन लिख रहा हूं। एक बार जा रहा है ए से लेकर के बी तक, और बी तक जाकर के उसने कहा नहीं मैं वापस ए पे जाऊंगा, तो बी से लेकर के कहां तक आ रहा है, ए। तो ए जो मेरे पास में था, इस ए को जो लिया था मैंने, वो कौन सा लिया था, इनिशियल पॉइंट। और ध्यान देना हमारे डायनेमिक्स में ये इनिशियल पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी को फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। हमेशा डिस्टेंस जो होती है वो इनिशियल पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट से मेजर की जाती है। तो जब ए से बी की ओर जाएगा तो ध्यान से देखो, मैंने कहा टाइम तो हमेशा बढ़ता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ ये डिस्टेंस भी बढ़ रही है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब लाइन के लॉन्ग दे रहा हूं तो ऑटोमेटिक डिस्टेंस हो जाएगी। तो जब ए से बी की ओर जा रहा हूं तो धीरे धीरे ये डिस्टेंस बढ़ रही है। देखो इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो इस डायरेक्शन में जाने पर टी भी बढ़ रहा है, ध्यान देना, और एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, है ना। हम देखेंगे इसको बाद में और अच्छी तरह से। जब बी से ए की ओर आ रहा जाके रुक गया, अब बी से ए की ओर, अब ध्यान से देखो मेजर कहां से कर रहा हूं मैं, ए से मेजर कर रहा हूं। तो जब इधर आएगा तो टाइम तो बढ़ रहा है, वो तो हमेशा बढ़ेगा, लेकिन अब देखो ये यहां से यहां जैसे मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर था, है ना, जैसे सपोज ये डिस्टेंस थे, इतना बड़ा सर्कल ले लिया, यहां पे आ गया तो 4 किलोमीटर रह गया, यहां आ गया तो 3 किलोमीटर आ गया। मतलब बी से ए की ओर आने पर उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। बी से ए की ओर आने पर कम हो रही है, तो ये रेट ऑफ चेंज क्या हो गया आपका, नेगेटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ चेंज आपका पॉजिटिव है, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है। इसी को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी बोलते हैं। हम जब कैलकुलस पढ़ते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं, तो हमारी इस डायनेमिक्स के इस रेट ऑफ चेंज के पार्ट को हम डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ रिलेट करके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज का साइन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, क्योंकि हमारी डायनेमिक्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो प्लस साइन है और माइनस साइन है। मैं अभी आपको थोड़ा इतना भी बता के चला जाता हूं कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है प्लस और माइनस साइन। ध्यान से देखना, अगर मैं 0 से t1 और dt यहां पर ले लेता हूं, और अगर मैंने 1/√a² माइनस x² dx मैंने 0 से b तक ले लिया, एक इंटीग्रेशन ये आपके पास में हो गया, ध्यान से समझना। और अगर एक इंटीग्रेशन आपके पास में कुछ इस तरह का हो गया, अगेन सेम चीज, 0 से t1 और dt इक्वल्स टू ये -1/√a² माइनस x² और 0 से b और dx। ध्यान से देखो ये चीज सेम है, यहां पर मैंने प्लस साइन लिया हुआ है, यहां इसके साथ माइनस साइन लिया हुआ है। जब इसका इंटीग्रेट करोगे तो साइन इनवर्स कितना होता है, x/a। इसका करोगे तो कितना आएगा, cos इनवर्स। फर्क आ गया ना, इस माइनस की वजह से सबको इंटीग्रेशन पता है। प्लस लेने पे फंक्शन अलग आ रहा है, माइनस लेने पे फंक्शन अलग आ रहा, और फंक्शन चेंज हो गया, इसका मतलब आपने कुछ तो चेंज किया है, मींस आंसर करेक्ट नहीं आएगा। अब ये सिचुएशन कब बनेगी आपके पास में, आप आगे सोल्व करेंगे, जब हम SHM पढ़ेंगे तो ध्यान देना आपके पास में क्या आएगा, एक क्वांटिटी आएगी जैसे v² इक्वल टू, मैं सिंपली आपके पास में इस तरह से लिख दूं μa² माइनस x², है ना। अब मैं जैसे v लिखूंगा तो प्लस माइनस μ² माइनस x² हो गया, सपोज इस तरह का कुछ हो गया। अब यहां पर दोनों साइन आ गए, एक बार प्लस भी आ रहा है, एक बार माइनस भी आ रहा है, तो आप प्लस लोगे या फिर माइनस लोगे, ये चीज जो है वो डिपेंड करेगी आपकी किस पर, रेट ऑफ चेंज में। और रेट ऑफ चेंज बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, मैं बता चुका हूं, अभी बताया था कि ए से बी की ओर जा रहा है तो रेट ऑफ चेंज प्लस होगा, मतलब प्लस साइन लेंगे, क्योंकि ये जो v होता है ना, ये रेट ऑफ चेंज होता है ना, वो अभी अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। और अगर b से a की ओर आ रहा है तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव ले लेंगे। तो रेट ऑफ चेंज का
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसी प्रकार से दो चीज़ें और बच गई इस बेसिक्स ऑफ डायनेमिक्स में। एक आपका बच गया अट्रैक्शन फोर्स, एक बच गया आपका रिपल्शन फोर्स। इन चारों चीज़ों की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर किसी चीज़ में कोई भी डाउट है तो या तो आप व्हाट्सएप लिंक पे बता सकते हो, या टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।